वी आर इन द एंड गेम नाउ। ये चीज हर उस इंसान ने सोची होगी जिसने स्त्री 2 का क्लाइमैक्स देखा और बिना पोस्ट क्रेडिट सीन देख के उठ चला आया। बिकॉज जिस तरह से इस पूरी चीज को कंक्लूड किया है, एग्जीक्यूट किया है, इट फील्स लाइक एन एंड गेम थिंग। मतलब वो इतना ज्यादा बढ़िया तरीके का क्लाइमैक्टिक बैटल एंड सब कुछ सच में ग्रैंड लेवल का फील हो रहा था। और एक पल के लिए तो मुझे भी लगा कि क्या यहीं पर खत्म कर देंगे, बट फिर मैंने देखा इसका पोस्ट क्रेडिट सीन एंड आई रियलाइज्ड ऐसे कैसे। आगे बढ़ने से पहले मूवी को लेकर स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर आप लोगों ने स्त्री 2 नहीं देखी है तो थोड़ा सा देख लेना अपने हिसाब से। एंडिंग क्योंकि सारे कैरेक्टर्स के साथ में जुड़ी हुई है, इसीलिए एक एक करके हर एक चीज पे बात करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ इट कि आखिरकार ये सब कुछ हुआ कैसे, मतलब सरकटा कौन था, कहां से आया। तो मूवी इसका हमको जवाब दे देती है बहुत ही क्लियरली। सरकटा और कोई नहीं बल्कि स्त्री को मारने के पीछे रिस्पॉन्सिबल था। मतलब जितने भी लोगों ने स्त्री की जान ली थी वो उनका भी मुखिया था, काफी लंबा चौड़ा था, चंद्रबान नाम का। एंड उसने अपना काम तो कर दिया, लेकिन स्त्री जब वापस लौट के आई आत्मा बनकर, तो उसने सबसे पहले चंद्रबान और उसकी गैंग का काम डाला, उनके सिर काटकर उनको कहीं पे गाड़ दिया। एंड दैट इज हाउ सरकटा वाज बोर्न। वो बस अपना समय बिता रहा था, इंतजार कर रहा था कि स्त्री कब यहां से जाए और मैं कब वहां पर आऊं। और उसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल था। आधुनिक सोच की जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको उठा के लेके जाना, उनका सिर मुंडवाना और एक पेड़ से बांध के खड़ा कर देना उनकी आत्मा खींचने के लिए। मतलब वही भूतों का एंटीटेट ना। यहाँ पर एक काफी की चीज होती है। हमको ये पता चलता है कि बिकी प्लीज ने जो पहले पार्ट में भी स्त्री का काम डाला था और इस पार्ट में जब वो सरकटे से लड़ने के लिए तैयार होता है, तो ये सारी चीजें बस कोइंसिडेंस नहीं है। ही इज एक्चुअली डेस्टिन्ड टू डू इट। मतलब उसका फेट है, क्योंकि वो एक रक्षक है, चंदेरी का रक्षक बोल सकते हो, लेकिन इस मूवी में इसको रक्षक कह के बुलाया गया है। और श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर उससे कॉन्स्टेंटली यही बोलता रहता है कि ये तुम्हारा पर्पस है, तुम अपने अंदर की सच्चाई को देखो, अपने अंदर की सरलता को देखो। मे बी जो प्यार स्त्री ने उसकी आंखों में देखा था वही श्रद्धा कपूर भी देख सकती है। और इसी वजह से बिक्की इस पूरे प्लॉट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। हालांकि वो कोशिश भी करता है, लेकिन उस तलवार को निकालना इतना भी आसान नहीं था। इनफैक्ट उसको निकालने के लिए ताकत की नहीं, सिंप्लिसिटी की जरूरत थी। फिर इसके बाद हम वरुण धवन के भेड़िया की एंट्री देखते हैं। ऑल्दो आई स्टिल से कि मैं इस वाले भेड़िया के डिजाइन से उतना ज्यादा खुश नहीं हूं। मुझे एक कुत्ते जैसे दिखने वाला भेड़िया नहीं चाहिए जिसको भास्की और हस्की में कंफ्यूज कर दिया जाए। मुझे एक 2 पैरों पे खड़े होने वाला वेयरवुल्फ चाहिए जिसको देखकर कम से कम ये तो फील बने कि भाई कुछ खतरनाक है। आई डोंट नो, मे बी आगे जाकर ये हो सकता है वरुण धवन के कैरेक्टर को अपग्रेड दे दे भेड़िया 2 में, या फिर वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर, जिसके बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे। बट स्टिल हम वरुण धवन के भेड़िया को उसी सेम अपीयरेंस में देखते हैं। वो आता है, वहां पर जितने भी सरकटे होते हैं उनसे लड़ना शुरू कर देता है। हमको ये पता चलता है ये सरकटा ऐसे नहीं मरने वाला, क्योंकि जितने टुकड़े उसके सिर के कर दिए जाते हैं वो और भी ज्यादा मल्टीप्लाई होने लगते हैं। एंड दैट मेक्स इट इवन मोर डिफिकल्ट टू किल हिम। और जब इन सब लोगों की शक्तियां फेल हो जाती हैं, तब हमको ये पता चलता है कि श्रद्धा कपूर एक्चुअली में स्त्री की बेटी थी। नाउ ये सुनने में बहुत अजीब लगता है एंड क्लियरली मेकर्स ने इसको फर्स्ट पार्ट में प्लान नहीं किया था, क्योंकि हमको स्त्री, उसके पति और उनके बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। इनफैक्ट हमको ये चीज बताई गई थी कि स्त्री अपनी सुहागरात नहीं मना पाई, इसी वजह से उसकी कोई बच्ची नहीं है। बट देन अगेन वी न्यू कि वो वेश्या थी, तो मतलब ऑफ कोर्स शादी से पहले ही बच्ची होगी, क्योंकि शादी वाली रात ही उसको मार दिया जाता है, जितना मुझे समझ में आया था। तो और इसी सेम चीज को मूवी की स्टार्टिंग में भी दिखाया जाता है। जब श्रद्धा कपूर उस म्यूरल को देख रही होती है तो उसके कोने में एक बच्ची होती है, जिसको देखने पर जब बिक्की उसका सवाल करता है तो काफी हेजिटेट कर जाती है। और वहीं पे समझ में आ जाता है कि दाल में कुछ काला, इनफैक्ट पूरी पूरी दाल ही काली है, इनफैक्ट दाल है ही नहीं। तो स्त्री आती है, सरकटे का सामना करने की कोशिश करती है। इतने में बिक्की अपने अंदरूनी शक्ति को जगाता है, उस तलवार को निकाल के स्त्री जी को दे देता है, जो उसका इस्तेमाल करती है और सरकटे की टांग काटती है। बिकॉज पहली बात तो उसका सर ऑलरेडी कटा था, तो उसको काटते कैसे। और दूसरी चीज, उसको ये पता था कि अगर वो सरकटे का सिर काटेगी, मतलब बीच में से काटेगी, तो और मल्टीपल स्पॉन हो सकते हैं। इसी वजह से वो उसकी टांग काट के उसको ड्रैग करती हुई ले जाती है, लावा में छोड़ देती है, टर्मिनेटर 2 स्टाइल। नाउ यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या सरकटा खत्म हो चुका है। आई मीन सरकटा तो खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप छोटी सी चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो तो उसने उसकी पूरी बॉडी को लावा में धकेला था, बट उसकी कटी हुई टांग हो सकता है कि अभी भी वहां पर मौजूद हो। एंड एज फार एज वी नो, तो उसके शरीर में कहीं ना कहीं ये शक्ति है कि वो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है, बट इस बात के चांसेस बहुत ही कम है। इनफैक्ट पोस्ट क्रेडिट सीन को देखने के बाद तो और भी ज्यादा अनलाइकली हो जाती है चीजें। और उसके भी ऊपर से जब स्त्री सरकटे की जान लेती है, तो जितने भी मेल लोगों को उसने इन्फ्लुएंस किया होता है वो सब के सब अपने होश में वापस आ जाते हैं, उनकी आंखों का कलर भी चेंज हो जाता है। एंड वी ऑल्सो सी कि जितनी भी लेडीज लोग होती हैं वो भी उसके झाड़ से निकल जाती हैं। तो सरकटे का तो हो गया चैप्टर खत्म। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर के ऊपर, जिसका नाम हमको इस मूवी में भी पता नहीं चलता। और एंड में जिस तरह से उसको बताया जाता है, मतलब वो जिस तरह से बिकी के कान में खुशफुसाती है, तो उससे भी समझ में आ जाता है कि उसका नाम
काफी इनकॉन्सिक्वेंशियल है। जितना हम लोग उसको वेटेज दे रहे थे कि अरे इसका नाम क्या होगा, ये कहां से आई होगी, तो वो सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट मैटर्स वाज कि वो थी कौन, और हमको लास्ट में वो खुद ही बताती है कि वो एक्चुअली में एक छलावा ही थी, मतलब एक परछाई, एक आत्मा बोल सकते हो। बिकॉज स्त्री की बेटी होने के नाते वो काफी समय पहले मर चुकी होगी और उसने डेफिनेटली बहुत ट्राई किया होगा स्त्री की आत्मा को मुक्त कराने का, बट अनसक्सेसफुली। और अगर इसको हम फर्स्ट पार्ट से कोरिलेट करने की कोशिश करें तो जिन 4 दिनों में स्त्री महापूजा में आती थी और अपना कहर ढाती थी, उन्हीं 4 दिनों में श्रद्धा कपूर जो उसकी बेटी थी उसकी आत्मा भी आती थी ताकि वो स्त्री को मुक्त कर सके जो उसकी मां है। नाउ अगर इस बारे में बात करी जाए कि अगर ऐसा था तो फिर आखिरकार उसने स्त्री की चोटी लेकर अपनी चोटी में क्यों मिक्स करी, तो जहां तक मुझे समझ में आता है, मैंने पहले भी कहा कि इन लोगों का इनिशियली ये प्लान नहीं होगा श्रद्धा कपूर को उसकी बेटी बनाना। हो सकता है कि इन लोगों ने कुछ ऐसा सोचा हो कि श्रद्धा कपूर को एक ग्रे शेड के रोल में दिखा सकते हैं एकदम एंड में, जो कि गोस्ट हंटिंग का काम करती है और दूसरे भूत प्रेतों को मारकर उनकी शक्तियों को एब्जॉर्ब कर रही है ताकि खुद पावरफुल बन पाए। आई मीन अगर आप केवल फर्स्ट पार्ट को देखो तो इतना ही समझ में आता है, लेकिन फिर सेकंड पार्ट में इन्होंने उसको थोड़ा सा और कैरेक्टर प्रोवाइड करके उसकी कहानी को एक डिफरेंट टैंजेंट दे दिया। एंड अगर आप नोटिस करो तो अब उसके पास स्त्री की चोटी नहीं है, क्योंकि जब सर कटा उसे उठाकर दूर फेंकता है तो उसकी चोटी अलग होकर गिर जाती है, विच मीन्स कि श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर अब उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है जितना हमने उसको स्त्री 2 में देखा था। एंड फिर से वो बिक्की को छोड़ के चली जाती है। बिक्की उसको रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो उसको कहती है कि अब हम दोनों एक हो चुके हैं और जहां तुम रहोगे वहीं पर मैं रहूंगी। इसका मतलब ये है कि ना तो मैं जी रही हूं और ना तुझे जीने दूंगी। और बस यहां पर मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन फिर आते हैं इस मूवी के 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स विच आर एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, क्योंकि सबसे पहले तो हमको वो जो मुंजिया में दिखाया गया था उसी का फॉलो अप देखने को मिलता है। ये बेसिकली वही सेम सीन है, बस इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है, अनलाइक द भेड़िया वन, जहां पर जना भास्की से कहता है कि चलो दिल्ली चलते हैं, लेकिन भास्की उसको कहता है नहीं, दिल्ली नहीं जाना क्योंकि दिल्ली में डेंजर है, और वो है वैम्पायर्स। आई मीन भास्कर ये चीज बहुत अपेरेंट नहीं करता, लेकिन वो बताता है कि यहाँ पर नस में से दांत घुसा करके निकालते हैं और खून पी जाते हैं। और मुझे नहीं पता कि इससे ज्यादा ऑब्वियस क्या ही हो सकता है, स्पेशली तब जब मैडॉक फिल्म्स की इस पूरे यूनिवर्स में आने वाली अगली मूवी वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर है। अब वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर के ऊपर अगर बात करी जाए तो डिटेल्स बहुत ज्यादा स्लिम है। हम बस इतना जानते हैं कि इस मूवी में आयुष्मान खुराना लीड रोल में होंगे, उनके साथ में रश्मिका को भी कास्ट कर लिया गया है, और जितना इस पोस्ट क्रेडिट सीन से समझ में आ रहा है तो भेड़िया डेफिनेटली उसमें अपीयर होने वाला, और होना भी चाहिए। वैम्पायर्स एंड वेयरवुल्व्स आर लाइक ऑयल एंड वाटर, दोनों एक साथ मिक्स नहीं होते लेकिन दिखाई जरूर पड़ते हैं। तो भास्की मोस्ट प्रोबेबली विजयनगर जाएगा, जहां पर उसकी मुलाकात आयुष्मान के कैरेक्टर से होगी। अब ये कैरेक्टर वैम्पायर है या फिर इस पिक्चर में बनेगा, वो देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आई मीन वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर में अगर लोग भेड़िया को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली इसी सेम डायरेक्टर जिन्होंने स्त्री डायरेक्ट करी है, अमर कौशिक की अगली मूवी जो कि भेड़िया 2 है, उसे भी देखने जाएंगे ना। लेकिन इसके बाद आता है एक बहुत ही तगड़ा पोस्ट क्रेडिट सीन, क्योंकि हम लोग एक लोटे को लड़कते हुए देखते हैं एक अंधेरे से कमरे में, जहां पर एक मिस्टीरियस सा फिगर खड़ा हुआ है जिसने ऐसे कुछ कपड़े पहने और हुड डाला हुआ है। वो लोटा उठाता है, उस पे से एक कवर हटाता है और हम देखते हैं कि उसमें वही सेम लावा है जिसमें सरकटे को डुबा के मारा गया था, और वो लावा को वो स्लोली इनहेल करता है अपने अंदर, और जैसे ही वो इनहेल करता है उसका हुड हटता है, कपड़े हट जाते हैं, एंड वी सी कि वो और कोई नहीं बल्कि अक्षय कुमार है। और फिर उसके अंदर वो सारी की सारी एनर्जी फ्लो होने लगती है जो कुछ सरकटे के अंदर फ्लो हो रही थी, एंड हमको ये समझ में आने लगता है कि ओ ये है इस यूनिवर्स का थानोस। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार ये सब कुछ था क्या, एंड इसके लिए हमको थोड़ा केयरफुली सारी चीजों को समझना पड़ेगा, और वो ये है कि अक्षय कुमार का कैरेक्टर सबकॉन्शियसली पूरी मूवी में हर कहीं पर इंसेप्ट किया गया था, बस हम लोग उस पर इतना ध्यान नहीं देते। अगर आप नोटिस करोगे तो मूवी की स्टार्टिंग में ही पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर को उस पुस्तक के फटे हुए पन्ने भेजते हैं चंदेरी पुराण के। वो भेजने वाला कौन होता है? अक्षय कुमार का कैरेक्टर, जो इन सब को सरकटे से अवेयर कराता है कि कोई सरकटे नाम की एंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। अगर वो पन्ने नहीं आते तो इनको पता भी नहीं चलता कि कौन है। उन्हीं पेजेस को पढ़ के उसको स्त्री सरकटे के बारे में पता चला होगा, और शायद उसने और इधर उधर पूछताछ करनी शुरू करी हो, एंड तब उसे समझ में आया कि उसको हराना कैसे है। एंड क्लियरली जब अक्षय कुमार ने वो पन्ने भेजे थे तो उसको पता होगा कि ये लोग मुझसे मिलने आएंगे, एंड इसी वजह से उसने एक प्रॉपर स्कीम बनाई। उसने सोचा होगा कि सरकटे को हराने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, वही जिन्होंने स्त्री को हराया था। तो वो उन्हीं लोगों के पास उन पेजेस को भेजता है। जब वो उससे मिलने के लिए आते हैं तो उनको बहुत क्लियर शब्दों में रिलक्टेंटली बताता है कि आखिरकार सरकटे को हराना कैसे है। तो बेसिकली सरकटे को हराने के लिए अक्षय कुमार ने एक पूरा मास्टर प्लान बनाया हुआ था, और क्यों वो पोस्ट क्रेडिट सीन में जाके पता चलता है, क्योंकि उसे सरकटे की पावर चाहिए थी। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत ही क्लियरली समझ में नहीं आती। सबसे पहले तो ये कि वो लोटा लुढ़काने वाला कौन था, मतलब कौन वो सरकटे के अपसाइड डाउन में गया
गया, वहां से लोटे में उसने वो ज्वालामुखी का लावा भरा और अक्षय कुमार के लिए लेके आया, लेकिन उसके सामने न जाकर उसने बस लुढ़काना पसंद किया। तो इसका अगर क्लियर शब्दों में आंसर दिया जाए तो मे बी इन लोगों ने अभी तक प्लान किया नहीं है। वो जो भी धोखेबाज होगा या जिसने भी ये सारी की सारी चीजें करी हैं, अक्षय कुमार का साथ दिया है, वो बंदा कौन होगा इन लोगों ने खुद भी डिसाइड नहीं किया है। इसी वजह से इन्होंने सोचा कि उसको एम्बिगुअस छोड़ देते हैं, बस लोटे को लुढ़का देते हैं, ये बता करके कि कोई तो है जो उसकी मदद कर रहा है। और सिंस अब उसके पास इतनी शक्ति आ चुकी है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो कितना खतरनाक होगा, क्योंकि सरकटा तो दिमाग से पैदल था, बस लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाह रहा था अपनी एंड्रयू टेट वाली सोच के साथ में, लेकिन ये एक मास्टर प्लानर भी है। खैर, तो ये कहां जा सकता है, क्या हो सकता है, अपनी जो भी थ्योरीज हो, जो भी सवाल हो, कमेंट्स में बताना मत भूलना। इसके ऊपर हम और भी बात करेंगे, और वीडियो को लाइक करो तो आपकी स्त्री भी आपके साथ एक हो जाएगी।